नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर चर्चा होगी, क्योंकि इस हफ्ते ऐसा लगा है, ऐसा दिखा है कि कुछ लोगों का झंडा तो सेकुलर है लेकिन एजेंडा घोर कम्युनल है। आज ये देश है हमारा पे इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा न्यूज़ 18 पर। فانهدت الأصنام فوق الراكعين। चीज बड़ी होने लगे, जवान होने लगे तो उसको हिजाब में रहना चाहिए। एक केमिकल इंजीनियर अल्लाह अकबर के नारों के साथ गोरखनाथ मंदिर पर हमले की कोशिश करता है। एक बालिया बयान देता है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए वो मरने और मारने आया था। लेकिन इसके बावजूद एक जमात इसे मानसिक रोगी साबित कर सियासी सेकुलरिज्म के झंडे को बुलंद करने की कोशिश कर रहा है। जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं, मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई। साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। आतंकवादी हमले हुए थे। तथ्य ये है कि ATS ने अपनी जांच में कई ऐसी कड़ियों को तलाश किया है जिससे पता चलता है कि कैसे मुर्तजा ISIS का मुरीद है और वो खुद भी सीरिया जाने की फिराक में था। लेकिन सेकुलरिज्म का एक तरफा राग जारी है, तब भी जब अलकायदा चीफ जवाहिरी ने हिजाब विवाद में भारत की न्यायपालिका की बुराई की। राजस्थान के करौली में मुस्लिम मोहल्लों से गुजर रही हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव होता है, लेकिन इसका दोष राज्य के मुखिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर डाल दिया, वो भी सेकुलरिज्म के नाम पर। ये आग लगाने के लिए आते हैं, पूरे देश में आग लगा रहे हैं। आए आग लग गई, हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर। इन्होंने एक घिनौना काम किया है। प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आगे नेशन को संबोधित करे। पत्थर के लोग थे, तो मुझे लगता है कि ये सारा कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के संरक्षण में, उनकी जानकारी में हुआ है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार ने रमजान में मुस्लिम मोहल्लों की बिजली कटौती पर रोक का आदेश भी जारी किया। हालांकि किरकिरी हुई तो कहा गया कि आदेश का फायदा अब सबको होगा। सवाल ये है कि क्या सेकुलरिज्म का एक तरफा राग संविधान पर चोट नहीं? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। तो अब इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। संबित पात्रा है, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, अभिनंदन है उनका। मेरे साथ इस चर्चा में तस्लीम रहमानी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष MP से आए के, उनका अभिनंदन है। अंसार रजा है, गरीब नवाज फाउंडेशन के, उनका अभिनंदन है। जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है, चिंतक है। मेरे साथ अमीना शेरवानी है, सामाजिक कार्यकर्ता, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन संबित पात्रा, इस देश को बांटा जा रहा है। भारत पहले एक देश हुआ करता था, अब इसमें अलग अलग देश बन गए हैं। सेकुलर झंडा है लेकिन कम्युनल एजेंडा है। क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी को तो ऐसा लगता है, राहुल गांधी को तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में देश में बहुत झगड़े होंगे। देखिए, राहुल गांधी को मुझे लगता है अब सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुद ही राहुल गांधी को अब सीरियसली लेती नहीं है। ना उनके पास कोई झंडा है ना डंडा है, कुछ भी नहीं शेष रह गया कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी तो ऐसा अनर्गल शुरू से ही बोलते थे। याद करिए 2014 से पहले बोलते थे मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो 40,000 मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा। पता नहीं कहाँ से ये फिगर लाते थे। खुद राहुल गांधी ये भी कहते थे कि मोदी को डंडे पड़ेंगे, युवक जो है 6 महीने के अंदर उनको डंडे मारना शुरू कर देंगे। 19 के चुनाव से पहले बोल रहे थे। ये इतना भविष्यवाणी करना जानते हैं। 2 साल बाद पता नहीं देश में क्या हो जाएगा, इतनी भविष्यवाणी कर सकते हैं तो ज्योतिषी का दुकान खोलना चाहिए या अध्यक्ष के जो रेस में वो हैं वो समाप्त करना चाहिए। दूसरी बात, देश का विभाजन
उनके ही परिवार के सदस्य जवाहरलाल नेहरू के कारण आज से कई वर्षों पूर्व, 75 वर्षों पूर्व हो चुका है। 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी के एम्बिशन के कारण कि मुझे ही देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनना है, देश का विभाजन जिन्ना ने करवाया। पर राहुल गांधी कह रहे हैं क्या एक बार फिर देश का विभाजन होगा? यही तो वो चाहते हैं। आप एक बात ये बहुत बड़ा आरोप है। नहीं, ये आरोप नहीं है, ये उनके मन का हकीकत है। कैसे? देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी का एम्बिशन था कि मैं ही इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनूं। उनको जिन्ना मिल गया। स्वाभाविक रूप से जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू दोनों के एम्बिशन के कारण, टू नेशन थ्योरी के कारण आज देश विभाजित है। अगर गांधी परिवार को लगता है कि उनको किसी भी कीमत पर सत्ता पर आसीन होना है, तो मेरी एक बात आप याद रखिए, अगर देश को विभाजित करके तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से पुनः उस इतिहास को दोहराना पड़े, तो राहुल गांधी और गांधी परिवार उससे भी पीछे नहीं है। ये बड़ा आरोप है। तस्लीम रहमानी, मैं आपका रुख करता हूं। तस्लीम रहमानी, बीते 15 दिनों के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ये बताती हैं कि इस देश के अंदर सेकुलर झंडा कुछ लोग लगाकर कम्युनल एजेंडा चला रहे हैं। चाहे वो हिजाब में अल जवाहिरी अल कायदा की एंट्री हो, चाहे वो मुर्तजा अब्बासी का पकड़े जाना हो और फिर कुछ लोगों का उसको डिफेंड करना हो कि हो सकता है मानसिक रूप से बीमार हो, और प्रूफ और सर्टिफिकेट भी दे रहे हो। क्या कहना चाहते हैं आप? चाहे वो राजस्थान का करौली हो, चाहे राजस्थान में एक तरफा रमजान के लिए फरमान हो बिजली विभाग का। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क में कम्युनल एजेंडा चलाया जा रहा है और जानबूझ के चलाया जा रहा है, और 8 साल से तो बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है। 8 साल से पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है। मुझे मालूम नहीं क्यों चलाया जा रहा है। मतलब 2014 के बाद से? उसके बाद तो आप देखिए, आप टेलीविजन को, मैं डॉक्यूमेंटेड कर देता हूं इसे, टेलीविजन की डिबेट्स आप उठा के देख लीजिए। 8 साल से रोजाना किसी न किसी कम्युनल एजेंडा पर इस मुल्क के तमाम चैनल डिबेट करते, जो इससे पहले नहीं हुआ करता था। बड़ी शालीन और मुल्क के मुद्दों पर हुआ करती थी। कभी कभार किसी कोई कम्युनल फ्लेयर कहीं हुआ तो डिबेट होती थी, वरना नहीं होती थी। लेकिन अब आप देखिए, सारा देश देख सकता है कि 8 साल में जिस तरह जो मैं ये कम्युनल फ्लेयर अप इस देश में चल रहा है, ये इंटेंशनल है, ये फैब्रिकेटेड है। ये सत्ता के वो लोग कर रहे हैं जिनको सत्ता किसी दूसरे नाम पे मिल नहीं सकती, जिनका कोई इतिहास नहीं है, जिनका कोई एजेंडा नहीं है, जिनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है विस्तार का और डेवलपमेंट का। उनके पास ये एजेंडा है कम्युनलाइजेशन का। मैं आपको आगे और 30 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन समझ में आपने बोला कि ये 2014 के बाद पूरा कम्युनल एजेंडा चल रहा है। ये जो हिंदू मुसलमान है, ये 2014 के बाद हो रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूं जो टेलीविजन स्क्रीन पे आया ही नहीं। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं आया, वो 2014 से पहले था। 1947 में हिंदू मुसलमान के नाम पर देश बढ़ गया, वो टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं आया, लेकिन ट्रेनें कट के आई। ये तो सत्य है। मुजफ्फरनगर के दंगे 2014 के पहले हुए थे, ठीक 2012-2013 में। तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे। अब आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि ये 2014 के बाद हिंदू मुसलमान हो गया? 2014 के बाद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को बताया जाने लगा। जब वो सच सामने आने लगा तो कई लोगों को लगा कि बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है। अच्छा, ये आप इसे, इस पूरे जो 8 साल से चल रहा है, ये सच्चाइयां हैं। इसका मतलब यह है कि इस देश में पिछले 1000 मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर में हमला किया, ये हुआ कि पिछले 1000 साल से इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं पर 20% मुसलमान अत्याचार करते चले आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मस्जिदों ऐसी गली गली बना के इतनी प्रताड़ना में रखा गया था इस देश के हिंदुओं को कि उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ रही थी अजान, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा था हिजाब, इतनी ज्यादा प्रताड़ना। और मोदी जी आए हैं 2014 में, तो बस ठीक है, संबित पात्रा इस पर जवाब देंगे। देखिए, आपने बड़े सारे आरोप लगाए हैं रूलिंग गवर्नमेंट पर। संबित पात्रा उस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, जवाब देंगे। संबित पात्रा, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, रहमानी जी का कहना है कि 2014 से पहले इस प्रकार का कोई कम्युनल एजेंडा टीवी पे अमूमन डिस्कशन नहीं होता था, 2014 के बाद हुआ है। मैं बताता हूं साइंटिफिकली और लॉजिकली क्यों हुआ है। 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते थे देश में संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो स्वाभाविक है इस पे डिबेट नहीं होता था और लोग कहते थे यही शायद सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन यही है कि पहला संसाधनों पे अधिकार मुसलमानों का है। किंतु 2014 के बाद नरेंद्र मोदी आते हैं और वो कहते हैं नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, संसाधन सभी के हैं, तो स्वाभाविक है डिबेट तो होगा ही।
जिनको 70 वर्ष से आदत पड़ गई थी कि हमारी प्रायोरिटी है, अब अगर सबका साथ कह दिया गया, सबके साथ बांटना पड़ेगा तो मुश्किल होगी। 2014 से पहले राम मंदिर के विषय में हिम्मत किसी की हिम्मत जो डिबेट कर ले, सपने में भी हम संबित पात्रा और यहां बैठे कई लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीवन काल में कभी भगवान राम जी का भव्य राम मंदिर बनेगा। स्वाभाविक है 2014 के बाद कोर्ट की रूलिंग आ गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि नहीं आए, तो होगा ही, डिस्कशन होगा। 2014 के बाद आप याद करिए हिम्मत किसी की थी ट्रिपल तलाक को छू दिया, हटा दिया, तो डिबेट और डिस्कशन होगा। 2014 से पहले ये लोग कहते थे हाथ लगा जरा अनुच्छेद 370 को, खून की नदियां बहेंगी, छू के दिखा जरा अनुच्छेद 370 को, हिंदुस्तान का झंडा नेस्त नाबूद हो जाएगा। छाती पीट करके नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया, ठोक करके हटा दिया, तो डिबेट और डिस्कशन होगा। आप बताइए ये जो 2014 के बाद जो डिसीजन लिए गए हैं ये अच्छे हैं देश के लिए या बुरे हैं? अगर देश के लिए अच्छे डिसीजन के कारण डिबेट अच्छे होते हैं तो मैं कहूंगा, अगर राम मंदिर के लिए अनुच्छेद 370 के लिए, ट्रिपल तलाक के लिए ये डिबेट होते हैं तो मैं कहूंगा दाग अच्छे हैं। जी अंसार रजा ये तो इन्होंने सेकुलर बनकर अब अंसार रजा का मैं ये कहने सिर्फ 10 सेकंड में कह रहा हूं कि जो कुछ मैंने कहा था संबित पात्रा ने उन दागों को कबूल कर लिया है कि ये दागदार है, इन्होंने कबूल है। शुक्रिया। राम मंदिर बनेगा, कम्युनल है, राम मंदिर बन रहा है, एजेंडा ये चला रहे हैं, ये कबूल कर लिया इन्होंने। अब मैं कि ये जो 2014 के बाद से जो कुछ हुआ, देखिए आपने 10 सेकंड मांगे थे, आपने कम्युनल एजेंडा इनका। अब मौलाना अंसार रजा की बारी है। अंसार रजा, अमीना जी भी इंतजार कर लिया, 10 सेकंड अंसार रजा। देखिए क्यों नहीं कबूल है, राम मंदिर बनना चाहिए, इसमें क्या कम्युनल है? ये तो हिंदुस्तान का है, भगवान राम तो हिंदुस्तान अच्छा, लिंचिंग कराना भी बहुत सेकुलर काम है। आप मेरी तो लिंचिंग मत करो यहाँ स्टेज पे, अभी तो नहीं, मेरी लिंचिंग तो मत करो और प्लीज। मैं कोई उम्मीद भी नहीं है, प्लीज बोल लो, लेकिन लिंचिंग कराएंगे। आप बड़े हैं, मैं आपसे अनुमति लेके बोल लूं, जिक्र नहीं करेंगे। आप देखिए मेरे पैनलिस्ट भी है, बोल लूं, फिर आप बोल दीजिए। तस्लीम रवानी आप बहुत लंबा बोलते चले। जी अंसार रजा, आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सेकुलर झंडा लगाकर कुछ लोग कम्युनल एजेंडा चला रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि महिलाओं को तो हिजाब में ही चलना होगा अगर वो बड़ी हो जाती हैं तो, यानी लड़की अगर बड़ी हो जाती है उसको हिजाब में ही चलना होगा। मुर्तजा अब्बासी का मानसिक संतुलन खराब है, इसलिए बीजेपी उसे लंबा खींच रही है। राजस्थान में हिंदू नववर्ष के दिन हिंदुओं की शोभा यात्रा पे पत्थर चल जाते हैं और सवाल पूछा जाता है क्या परमिशन थी शोभा यात्रा की? बताइए। पहली बात आई राहुल गांधी की। राहुल गांधी चाहते हैं कि देश बटेगा, ठीक है ना? राहुल गांधी ने कहा है ऐसा? कहा है। सुनिए एक बात बता दूं मैं आपसे, एक राहुल गांधी नहीं 1 लाख राहुल गांधी पैदा हो जाए तो भारत को बांट नहीं सकते आप। ये भारत वो संपूर्ण मुल्क है कि इसे बंटवारे की ज़रूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन हम अब देश को बांटना नहीं चाहते। राहुल गांधी अपना टीन टप्पड़ उठाएं और जाके चले जाएं इटली को बांटे, हमारे देश को ना बांटे। अब देश को बांटने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक सवाल आपने अल जवाहिरी का कहा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस आतंकवादी को बता देना चाहता हूँ कि हमारे भारत में जो कुछ चल रहा है वो हमारा मसला है, इसे हम निपट लेंगे, तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए, आपने संबित पात्रा ने एक बात कही कि मनमोहन सिंह के ज़माने में एक बात बोली जाती थी कि पहला हक संसाधनों पर मुसलमानों का है। मैं मानता हूं कि मनमोहन सिंह साहब ने बोला है, लेकिन हमें मिला क्या? सच्चर रिपोर्ट इस 70 साल में क्या मिला हमें? 42,000 खानदान हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है। ये मिला है मुसलमानों का पहला संसाधन पर हक है, ये हमको मिला है। अब आ जाइए, अब जो आपका मुद्दा है, आप एक बात बताइए, जब भगवा जैसा खूबसूरत कलर पहनकर एक पंडित कहता है कि मुसलमानों की बच्चियों को, बहुओं को निकाल करके हम बलात्कार करवाएंगे, तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। दुख यहाँ होता है, कि अगर कहीं अजान हो रही है, अगर आपको अजान से तकलीफ है, आप जाइए ना, कंप्लेंट कीजिए थाने में, कानून निपटेगा ना। या आप जय श्री राम का नाम बदनाम करेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का नाम इतना वो हो गया है कि कोई बलात्कारी करेगा, हम बलात्कार करेंगे और जय श्री राम के नारे उस तरफ से लगेंगे। तकलीफ यहाँ होती है। मुझे अपने देश के लोगों से कोई ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 70 साल, लेकिन एक बात जो अभी तस्लीम रहमानी साहब ने कही है कि एक बात मुझे बताइए, क्या अजान से तकलीफ इसी 8 साल के बाद हुई है?
क्या खाने की तकलीफ अभी इसी 8 साल के बाद हुई है? इससे पहले क्या मस्जिद, क्या हमारे यहाँ तो हिंदू, अमीश जी ये वो भारत है हमारा, वो प्यारा भारत है कि अजान से लोग अपनी घड़ी के टाइम मिलाया करते थे कि यार अजान हो रही, चलो ये टाइम हो गया है। आज अजान से इतनी तकलीफ हो गई। और कितना वक्त लगता है अजान में? 5 मिनट। आप मस्जिद के दरवाजे, एक मिनट, आप मस्जिद के दरवाजे जाकर के जय श्री राम के नारे लगा करके आप दंगा भड़काना चाहते हैं? आप कानून से कहिए ना, उतरवा दे माइक, कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है। अमीना अपनी बात को रख लें। अमीना शेरवानी, ये मुद्दे अभी उठने शुरू हुए हैं या फिर सत्य पटल पे आ रहा है? देश में हिंदुओं का मोहल्ला अलग, मुसलमानों का मोहल्ला अलग, इस जात का मोहल्ला अलग। हिंदू भी ये नहीं कि सब हिंदू एक साथ रहते हैं, इस जात का मोहल्ला अलग, उस जात का मोहल्ला अलग। ये देश हमेशा से एक भी रहा है और हमेशा से बुरी तरह से विभाजित भी रहा है। यही हमारी विडंबना भी है और यही हमारी तकलीफ भी है। इसी विभाजन को, जो अंतर विभाजन है हम लोगों के बीच में, खत्म करने के लिए हमारा संविधान आया था और संविधान ने कुछ डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट प्रिंसिपल्स करे थे, कुछ आर्टिकल्स करे थे, जिनके तहत हमको चल के आगे बढ़कर अब 75 बरस हो गए। कितना वक्त हम लोगों को लगेगा एक दूसरे से एकजुट होने में? आज भी लेकिन ये क्या नैरेटिव है जिसके अंदर कहा जाता है कि मुर्तजा अब्बासी मानसिक रोगी है, जिसमें कहा जाता है कि लड़की को तो कवर होकर ही जाना पड़ेगा। मानसिक रोगी तो पूरा देश हो चुका है। विभाजित तो हमारा देश हो रहा है, घरों में हो रहा है, दोस्तों में हो रहा है। जहर की गंगा बहाना बंद करना चाहिए। बहुत जरूरी हो गया है कि गंदी गंदी बातें एक दूसरे के भगवानों के बारे में, एक दूसरे के धर्मों के बारे में, और सिर्फ वोट जीतने के लिए कोई भी पार्टी, चाहे वो वैसी की पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, हम लोगों को विभाजित करना बंद करें। और हम लोग क्या मूर्ख हैं कि हम विभाजित हो जाते हैं? मुझे तो मेरे देश के हिंदुओं से कोई जब अल जवाहिरी ये कहता है कि कोर्ट का फैसला गलत है, कर्नाटक हाई कोर्ट का, और हमारे यहाँ के भी कई दानिश्वर लोग इस बात को हिंदुस्तान घुसकर, जैसे अमेरिका ने घुस के मारा ना अपने दुश्मनों को, हिंदुस्तान घुस के क्यों नहीं मारता इन लोगों को जो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं? हम काहे को अपना त्रिशूल सिर्फ अपने यहाँ गरीब मुसलमान या गरीब फल वाला मुसलमान या मुसलमानों की दुकान अपने मंदिरों में नहीं लगने देंगे? जाए ना लड़े उन कमबख्तों से, कमीनों से। किसने रोका है? ठीक है संबित पात्रा। देखिए, वैसे तो अभी जो कहा मैडम ने बिल्कुल सही कहा, मगर कुछ बातों पे मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूं, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना भी चाहिए। जी जी, अच्छा होगा अगर कोई भी देश, हिंदुस्तान ही क्यों, कोई भी देश आतंकी देश के साथ लड़े और आतंकवाद वहां समाप्त करे। और रमेश भाई, एक बात याद रखिए, वो जो अल जवाहिरी वहाँ दूर देश में बैठा हुआ है, जो आतंकवादी है, उस आतंकवादी को हम पहचानते हैं, जानते हैं, और वो एक नोन एनिमी है। मगर वो जो उस दानिश्वर लोग जिसके बारे में आपने कहा, जो हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, जो अल जवाहिरी को वहाँ से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं, उसको आप क्या करेंगे? आप याद रखिए, आपके बदन के अंदर का नासूर वो ज़्यादा खतरनाक है बाहर की बीमारी के बनिस्बत। इस बात को आप याद रखिए। दूसरी बात, आज़ान का विषय। देखिए, आज़ान पाक होता है, हम सब आज़ान, हिंदू हो मुसलमान हो, हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं, करते रहे हैं और कभी भी इस सम्मान को खोएंगे नहीं। मगर आप बताइए, किसने कहा कि ये विषय कोर्ट में नहीं गए? हर हाई कोर्ट, और हर हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ये विषय गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे गाइडलाइंस बनाए हैं कि 10 बजे से 6 बजे तक आप आज़ान नहीं कर सकते हैं, या करेंगे भी तो आज़ान कर सकते हैं, लाउड स्पीकर पे नहीं कर सकते हैं, करें भी तो उसका डेसिबल लेवल सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है, किंतु हमने उसको जमीन पे क्यों नहीं उतारा? और तीसरी बात, सोनू निगम ने, मुझे याद है कुछ दिनों पहले इस विषय पर एक डिबेट छेड़ा था कि मेरे घर के सामने आज़ान होता है, मैं 5 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे उठना पड़ता है, ये मेरे राइट्स के हनन का विषय है। मगर क्या हुआ उसका अंजाम? उसका अंजाम हुआ कि उन्हें अपने सर तक मुंडवाना पड़ा, उन्हें सुरक्षा लेनी पड़ी। मैं वो कहता हूं कि इस देश में ऐसी परिस्थिति क्यों होती है, और ये एकमात्र हिंदुस्तान में होता है जब एक आतंकी मुर्तजा निकलता है और उस पर डिबेट होता है कि ये मुर्तजा आतंकी है या नहीं। याकूब मेमन तो इतना बड़ा आतंकी था जिसके कारण 200 से अधिक, एक सेकंड, याकूब मेमन के कारण 200 से अधिक लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट तक ने उसे फांसी सुना दिया, और फांसी के दिन ये कहते हैं कि ही वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। अंसार आज़ाद, समस्या यह है कि जब आप अपराध में भी मुसलमान को ले आते हो, अपराध में क्यों मुसलमान को लेके आते हो? देखिए, डॉक्टर संबित पात्रा साहब बोलने में बहुत माहिर हैं, और 8 साल से लोग तो आप भी हैं। सुनिए, 8 साल से बोलने की खा रहे हैं, ठीक है ना? अब मैं बोलने की नहीं खा रहे हैं भाई सर बोलने की खा रहे हैं। बहुत दिनों बाद हिंदू थोड़ा बोल रहा है, वरना बोलने कहाँ देते थे? 8 साल से। 8 साल नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? ये देखिए, क्यों नहीं बोलेंगे? सुन लीजिए, 8 साल से नहीं बोलेंगे, मतलब हर बात में। अब हिंदू रोटी भी नहीं खा सकता, ये संबित पात्रा कहते हैं। अब हिंदू सेब भी नहीं खा सकता। अच्छा, अब हिंदू बोल भी नहीं सकता।
अब सुनिए, अभी तो करौली राजस्थान में पत्थर खाए हैं। सुनिए, किसने? खाए किसी ने हैं? नहीं खाए, सब तमाशा बनाया गया मीडिया का। क्या नहीं, ये नहीं, छोड़ दीजिए ये उसको। वहां लोगों के घर चले, ये वहां का कानून तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, मीडिया तय नहीं करेगा, मीडिया तय नहीं करेगा, मीडिया तय नहीं करेगा। एक मिनट, मैं आपसे बहस करने नहीं आया हूं। पथराव हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन ये कोर्ट तय करेगा, कानून तय करेगा, जिसने किया है वो करेगा। करौली में आप लोगों ने पत्थर फेंके 9 बरस के दिन, अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली तो पत्थर फेंकोगे क्या? मारोगे उनको? आपने बोला करौली में ड्रामा हुआ है, यही बिल्कुल हुआ है। अरे भाई, ये ड्रामा नहीं, क्या जरूरत है आप मस्जिद के सामने आप झूठ बोलते हो। उन्होंने बोला कि आप गलत बोल रहे हो। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, बात आप ये बताइए, अगर जुलूस निकला, हम कह रहे अगर पथराव हुआ तो गलत हुआ, लेकिन वहां का कानून तय करेगा ना, या हम यहां डिबेट में तय करेंगे? तो आप कैसे कह रहे हो? आप कैसे कह रहे हो? ड्रामा करा मीडिया, बिल्कुल ड्रामा तो हो ही रहा है, ये ड्रामा ही हो रहा है। अच्छा ठीक, आप अपनी बात रखिए। संबित कुछ कहना, संबित बोलिए आप, मैं आ रहा हूं आपके पास आता हूं। अंसार साहब थोड़ा सा बोल लो। जी अंसार उनको ले आए, हमारे बोलने को बोलेंगे अपनी बात। अंसार साहब, इनको अधिकार नहीं है अपनी बात बोलने का क्या? तो हमको बोलने दो। अंसार साहब, बोले करौली पे मैं बोल लूं। और देखिए अंसार साहब, आपने तो ये कहा कि करौली में जो हुआ वो ड्रामा था, किस प्रकार से मस्जिद के सामने उनके ऊपर पथराव हुआ। मैं आपको बता दूं, पहले से ही पत्थर छतों के ऊपर रखे गए थे, आपके न्यूज चैनलों ने जाके स्टोरी किया है। पहले से ही नकाब पोश लोग, परमिशन लिया गया था, मैं बता दूं। दूसरी बात है नारेबाजी, कौन सी नारेबाजी हो गई? पहले से ही नकाब पहन के लोग, पहले से ही पत्थर लेके, पेट्रोल बम लेके लोग छतों के ऊपर, आप पहले से तैयार थे पत्थर मारने के लिए। आपको कैसे पता था क्या नारेबाजी होगी? और कोई ऐसी नारेबाजी नहीं हुई। देखिए, दुखद विषय है कि हिंदू मुसलमान इलाके में क्यों गया, कुछ क्यों? ये आपका इलाका कब से हो गया भैया? ये मुसलमान इलाका क्या होता है? मतलब हम अगर मुसलमान इलाके में चले जाएंगे तो आप पत्थरबाजी करेंगे। और एक सेकंड, जी, आपने यहां कहा करौली ड्रामा है। 32 साल से कश्मीर में जो नरसंहार हुआ उसे भी ये लोग ड्रामा बता रहे थे। आज 32 साल बाद कश्मीर फाइल्स में जब हमारी आंखें खुली, जब हमने सच्चाई देखी, तो तड़प के अभी भी तड़प रहे अंदर से कि कैसे दिखा दिया। मुस्कुराने की बात नहीं है रहमानी साहब। क्यों? ये प्रोपेगेंडा नहीं है, लोग मरे हैं। कश्मीरी को ये सच्चाई है। आप नहीं, ये गलत बात नहीं है। कश्मीर में जो हुआ प्रोपेगेंडा नहीं है। कश्मीर में 32 साल से कश्मीरी लोगों के आप इंटरेस्ट के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, फिल्में दिखा रहे हो, एक दूसरे का दुख दर्द मसले को हल नहीं कर रहे। अमीना, दूसरे के बारे में सोचना। क्या आपको लगता है कश्मीर में नरसंहार नहीं हुआ? मैं तो पत्रकार थी, मैंने तो वो नरसंहार देखा है। मैंने 1981 के मुरादाबाद के रायट्स भी देखे हैं जिसमें मुसलमान औरतों का बलात्कार किया गया था। मैंने हिंदू कश्मीरी पंडित औरतों का दर्द भी देखा है। मैं तो दोनों के लिए लड़ी हूं। मैं तो उन हिंदू बच्चियों के लिए लड़ी हूं जिनको जला दिया जाता था दहेज के लिए। आज भी 25,000 बच्चियां हर साल इस देश में दहेज के लिए जलाई जाती हैं। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा जारी है। लाइन ही बोलते रहेंगे, यही हम कह रहे हैं। आप सिर्फ लाइन बोलते रहेंगे, आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आप मसले को बढ़ाते रहेंगे। नहीं, कैसे सॉल्यूशन करें जब आप जाके मस्जिद में बोलेंगे मारो महिलाओं को? जब आप मस्जिद से जाके हिंदुओं को मारने की बात करेंगे, जब आप जैसे लोग आतंकी सोच को बढ़ावा देंगे, सॉल्यूशन क्या है? मैं पूछता हूं सॉल्यूशन क्या है? 8 साल से क्या है सॉल्यूशन? जब ये 2 लोग मारो, क्या सॉल्यूशन? दर्द को बेचते हैं, जख्म को बेचते हैं आप। रकम दे दिया जाए तो कुछ नहीं है। ये है आपकी दरिद्रता, ये इस पार्टी की के दर्द का सौदा करके सत्ता पे आके बैठे। हम आतंकवादियों का तो सौदा नहीं करते हैं ना। यहाँ पर आतंकवादियों को अपने घर में रख के बम फोड़ने तो नहीं बेचते ना। डराने का काम करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। मस्जिद के अंदर से जब कहा गया कि रालिव जालिव गालिव, या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ, या तो कश्मीर छोड़ के चले जाओ, या मर जाओ, मगर मरो, कन्वर्ट हो या कुछ भी हो, अपनी औरतों को यहां छोड़ के जाना। वो औरत हमारी मिल्कियत है। ये हिंदू लड़कियां और ये हिंदू औरत, ये हमारी मिल्कियत है। ये मस्जिद जैसे पाकिस्तान से ये लाउडस्पीकर के ऊपर कहा गया, ये किसी पत्रकार को दिखा नहीं उस समय। इतने वर्ष। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। देखिए, कम से कम
टीवी में जनता देख रही है, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप मेरे बीच में ना बोले। 3 वर्सेस 1 है, कम से कम मुझे बोलने तो दीजिए। 3 वर्सेस 1 आपने कैसे कह दिया? 3 वर्सेस 1 क्या है? अपने आप को एक नेशनलिस्ट मान लिया। नैरो माइंडेडनेस है और ये फैला रहे हैं, ये संकीर्णता फैला रहे हैं। ज्यादा पुराना नेशनलिस्ट मेरा परिवार है। कोई बात नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि आप नेशनलिस्ट नहीं है। 80-20 एक सेकंड, मेरा परिवार इस देश के आजादी के लिए लड़ रहा था। सब लोग अगर चिल्लाएंगे, अगर हम यहीं पर एक मत नहीं हो पाएंगे। 80-20 ये क्या हो रहा है? ये सब यही है, ये वही हो रहा है ना। आप नहीं, एक सेकंड सुनिए। मैं शांति से खड़ा हूँ, शांति से खड़ा हूँ। रहमानी जी उनसे कह रही हैं कि आप तो हमारे साथ हैं, मैं तो कह रहा हूँ हम सब एक दूसरे के साथ हैं। कम से कम शांति से सुन तो ले। आपसे कह रहा हूँ कि आप मर्दों में से किसी के साथ नहीं और प्रोपेगेंडा कबूल कर रहे हैं। शांति से सुनिए। मुझे इनमें से किसी की बात अच्छी नहीं लग रही। एक मिनट, अमीना अपनी टर्न पे बोलिए। आप बताइए, यहां मुर्तजा को लेकर इतनी नाराजगी किस बात की है? एक व्यक्ति जो IAS में 2016 से ज्वाइन करना चाहता था, एक व्यक्ति जिसने 8 लाख रुपए IAS को अपने अकाउंट से भेजे, एक व्यक्ति जो हिंदुओं को मार करके शहीद, अपने आप को शहीद कहलवाना चाहता था, जन्नत में जाके 72 हूरों के साथ रहना चाहता था, ये सारा कुछ कन्फेशन में आया है। अगर हम उसके खिलाफ बोलते हैं तो ये हमारे खिलाफ हो जाते हैं। इतनी नाराजगी काहे बात की? इतनी नाराजगी काहे बात की? इतनी नहीं, कौन नाराज हुआ है? सुबह से तो नाराज ही दिख रहे हैं। आप नाराज मुस्कुरा रहे हैं, आपको डॉक्टर संबित पात्रा साहब, एक सेकंड, हिंदुओं पे पत्थर चल रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। कश्मीर में नरसंहार हुआ, आप मुस्कुरा रहे हैं। झूठ बोले इनके कहने नहीं, ये झूठ कैसे? नहीं, एक सेकंड, क्या झूठ बोला? मैं मुस्कुराऊं नहीं। नहीं, इस बात को देखिए, मैं अभी तक इस विषय को नहीं ला रहा था। जब मैंने कहा कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, इन्होंने मुस्कुराया, तो आपने पूछा क्यों, तो ये कह रहे थे वो प्रोपेगेंडा था। करौली को लेकर इन्होंने कहा ड्रामा है। इसलिए प्रोपेगेंडा कह रहा हूं कि आप फिल्म दिखा के कश्मीरी पंडितों का दर्द को आप बेच रहे हैं अपने वोट की खातिर। कश्मीरियों को वापस नहीं बेच, कोई बेच नहीं रहा है, कोई बेच नहीं रहा है। धिक्कार है आप लोग, क्या आप चुप नहीं रह सकते? आप चुप नहीं रह सकते? जवाब सुन लेते ना, मुतालबा कर रहे हैं और ऐसे बोलूंगा, ऐसे एक सेकंड, आप क्या चाहते? डिबेट रोक दूं मैं? साबित बोलिए। नहीं, मैं तो इनसे डिबेट ही नहीं करता, मैं भारत की जनता को पूछ रहा हूं, मैं कितनी शांतिप्रिय तरीके से कश्मीर के जो पंडित और जो हिंदू थे उनके नरसंहार के विषय में 2 लाइन क्या बोल दिया। आप इनके व्यवहार को देखिए। लाइन ही बोलते रहेंगे, यही हम कह रहे हैं। आप सिर्फ लाइन बोलते रहेंगे, आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आप मसले को बढ़ाते रहेंगे। नहीं, कैसे सॉल्यूशन करें जब आप जाके मस्जिद में बोलेंगे मारो महिलाओं को, जब आप मस्जिद से जाके हिंदुओं को मारने की बात करेंगे, जब आप जैसे लोग आतंक की सोच को बढ़ावा देंगे, सॉल्यूशन क्या है? मैं पूछता हूं सॉल्यूशन क्या है? 8 साल से क्या है सॉल्यूशन? जब ये 2 लोग मस्जिदों से अनाउंस करेंगे कि मारो मारो मारो, क्या सॉल्यूशन? दर्द को बेचते हैं, जख्म को बेचते हैं आप। जख्म दे दिया जाए तो कुछ नहीं है। ये है आपकी दृढ़ता है, ये इस पार्टी की कि दर्द का सौदा करके सत्ता पे आके बैठते हैं। हम आतंकवादियों का तो सौदा नहीं करते हैं ना। यहाँ पर आतंकवादियों को अपने घर में रख के बम फोड़ने तो नहीं बेचते ना। डराने का काम करते हैं और डर के नाम पे, खौफ के नाम पे सत्ता। कितने डरे हुए हैं आप देख रहे हैं, कितने डरे हुए हैं देखिए। मुझे नहीं डरा पाएंगे 100 करोड़ नहीं, इस जनता को ये नहीं डर रहे हैं के साथ। ये आप डरते हैं? आप लोग डरते हैं क्या? बन जाएगा, ये डरा रहे। कोई नहीं डर रहा जी। यहां पर कहा गया, मेरे कार्यक्रम में कई बार कहा गया कि हाई कोर्ट कौन होता है डिसीजन लेने वाला? हाई कोर्ट कौन होता है डिसीजन लेने वाला? कौन होते हैं हाई कोर्ट से पूछने वाले कि हाई कोर्ट कौन होता है? हाई कोर्ट भारत की जनता ने बिठाया है। हम अपने जजों को तनख्वाह देते हैं, हमने उनको न्याय करने के लिए बिठाया। इन मुल्लाओं को किसने बिठाया है मुझे बता दिया जाए। अंसार रज़ा कौन है ये उठाई गिरे और कहां से आ गए हैं? ओह माय गॉड, बताइए कौन है ये? अंसार रज़ा उठाई गिरे हैं कुछ लोग जो आ गए हैं। मैंने तो कहा था डिबेट में। अच्छा ठीक है, आप हिजाब का अर्थ होता है दीवार। इन मुल्लाओं को दीवारों में चुन के हिजाबों में बंद करके खत्म कर दो, इनका दम टूट जाए, इनकी सांसें चली जाएं, समाज खुली सांस ले सके। और धर्म के जितने ठेकेदार हैं, जिस धर्म के भी ठेकेदार हैं, अपनी डिबेट में ये कहलवाएंगे कि जितने मुल्ला मौलवी हैं सबकी जानें निकल जाए, सब मर जाए और आपकी जनता ताली बजाएगी। एक सेकंड मैडम, आप नहीं, उनका ये कहना है, देखिए उनकी बात दूसरे तरीके से हो गया, तेल लेने यार। उनका क्या कहना है? बड़ा महंगा हो वो गया, तेल लेने। ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उनका क्या कहना है? वो तेल लेने गया। नहीं, ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मोदी जी उन्होंने तेल बहुत महंगा कर दिया है। अच्छा ठीक है, लेकिन चलिए तो रहमानी साहब, मुझे किसी का डर नहीं है, ना इस तरह की डिबेट में कोई मतलब नहीं बनता ना कि कुछ भी बुलवाते चले जाएंगे।
और इस दौर में मैं बात करना चाहता हूं, क्या अंसार रजा आपको लगता है कि ये आप लोगों की वजह से, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आप लोगों की वजह से कट्टरता फैल रही है? कभी आप सीए का विरोध करवाते हैं, कभी आप 370 का विरोध करते हैं, कभी आप राम मंदिर के खिलाफ बोलते हैं। देखिए अमीश जी, इस मुल्क के संविधान ने हर इंसान को अपने अपने तरीके से विरोध करने का अधिकार दिया है। जहां तक सीए का सवाल है, देखिए 370 का विरोध हमने कभी नहीं किया। हम क्यों करेंगे? अगर हमारे मुल्क के हक में कोई चीज हो रही है तो हम क्यों उसका विरोध करेंगे? अब उसमें आप पूरे मुसलमानों को आप समेट दो तो ठीक नहीं है ना। सारे मुसलमानों ने तो नहीं कहा कि 370 आपने क्यों हटाया। तस्लीम रवानी ने कहा, मैंने सारे बात कही ना, कौन क्या कर रहा है मुझे उससे बहस नहीं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर वो हमारे मुल्क के हक में फैसला है तो हमें सीए के विरोध में आपने कहा नहीं? बिल्कुल, हम सीए के विरोध में कल थे, आज हम रहेंगे। पर किसी की नागरिकता तो गई नहीं है। आप ये बताइए, गई है क्या? पिछले 2 साल में तो बता दीजिए, 3 साल में गई है तो बताइए। क्या आपने बोला ना मुसलमानों की नागरिकता जारी है, मेरे कार्यक्रम में हमने कब बोला? गई है तो बताइए। हमने कब बोला? आपने बोला। हमें पता है कि ये सिर्फ देखिए, अब आपकी ये जनता जनार्दन बैठी है। जी जी जी। मैं एक बात अपनी जनता से कहना चाहता हूं, आप लोग भी हमारे इज्जत माब हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, आपको जो भी जनता आती है। मैं एक बात बता दूं आपसे, और हो सकता है डॉक्टर संबित पात्रा को ये बात चुभ जाए। हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमान वो चारा है कि जिसको दिखा करके भाजपा हिंदुओं का शिकार कर रही है। क्या क्या? हिंदुओं का शिकार कर रही है। हिंदुओं का शिकार करी भाजपा, चारा दिखाकर। अब मुसलमान, फिर कह रहा हूं, जवाब मुसलमान वो चारा है जिसको दिखाकर भाजपा हिंदुओं का शिकार कर रही है। मैं अपने देश के हिंदू भाइयों से कहूंगा, हम लोग मिलकर रहेंगे। सरकारें आती जाती रहेंगी, हम कभी भारत से बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम अपने मुल्क छोड़ करके कहीं नहीं ठीक है, समझ पाता जवाब। देखिए, जनता जनार्दन कहा जाता है ना, जनता को कोई भी राजनेता, कोई भी सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट मूर्ख ना सोचे कि चारा दिखा करके लोगों को बहका दिया गया, फुसला दिया गया और उस नाते हम चुनाव जीत गए। देखिए, हमेशा याद रखिए, जिस प्रकार की राजनीति कई वर्षों से हिंदुस्तान में हो रहा है, सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान में वन वे ट्रैफिक था। सीएए कौन लेके आया? सीएए सरकार की पार्लियामेंट लेके आई और पार्लियामेंट में जनता लेके आई। उसके बाद एक भी मुसलमान किसी का देश में नागरिकता चला गया हो तो बता दीजिए। एनआरसी कौन लेके आया? सुप्रीम कोर्ट एनआरसी लेके आया। हिजाब में कर्नाटक के हाई कोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंप लगा। आप खुद मुझे बताइए, ये जो सोच है कि जजों, हिंदुस्तान के संविधान, उसके निर्णय के बाद भी हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे और कट्टरपंथ आ जाएगा, तो इसमें क्या किया जा सकता है? सर, अभी तस्लीम रहमानी सर ने अभी ये कहा कि जो यहाँ के लोग हैं, हम आम जनता हैं और डरे हुए हैं। सर, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, यहाँ पे ना आप डरे हुए हैं ना हम डरे हुए हैं। हम सब देखिए कितनी इतने बड़े स्क्रीन पर आप और मैं साथ के साथ बात कर पा रहे हैं। मैं आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है। और दूसरी चीज सर, अभी आपने जो ये कश्मीर का मुद्दा है उसे आपने डिनाई कर दिया कि वो सारा प्रोपेगेंडा था। सर, सेक्युलर झंडा और कम्युनल एजेंडा तो आप लोग चला रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। ये टीवी स्क्रीन पे आप लोग कह देते हैं ये नहीं हुआ था, ये फेक है, अभी जो राजस्थान में हुआ वो फेक है। ये सब कैसे फेक हो सकता है? जो बिग स्क्रीन पे आ रहा है, जो आम जनता, ये सब, मैं सब, आप सब बैठ के देख रहे हैं, सब फेक कैसे हो सकता है? हाँ सर, सब देख रहे हैं। जो चीज सच है उसे तो सच कह दीजिए। आप मानते क्यों? है सर, रिक्वेस्ट है। वो कह रहे रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, 18-20 साल के होंगे आप? मैं 18 साल। आपने कश्मीर पे कोई किताब पढ़ी थी पहले या सिर्फ फिल्म देखी थी? सर, मैंने फिल्म देखी है। और किताब पढ़ी कोई? मेरा सवाल ये, किताब पढ़ी आपने? मैंने अखबार इंडिया का पार्टीशन का आपने मैंने अखबार पढ़े हैं सर। अखबार पढ़े हैं जी। पार्टीशन पर कोई बुक? आप लोगों को सिर्फ उतना ज्ञान मिल रहा है जितना हम जैसे पैनलिस्ट यहाँ पर खड़े होके आप तक पहुंचा रहे हैं। संबित हो या मैं हूं या वो, आप जैसे उतना ही ज्ञान आपको मिल रहा है। या आपको व्हाट्सएप के जरिए आपको ऑथेंटिकेट। तो आप क्या कह रहे हैं कश्मीर में नहीं हुआ था? ये मसला है, इसीलिए कम्युनलिज्म बढ़ रहा है कि हम हमको वेरीफाई करने, न्यूज को वेरीफाई करने का कोई हमारे पास। ठीक है, सवाल एक और सवाल आ रहा हूं मैं आपके पास आऊंगा सर। अभी समाजवादी पार्टी की ओर से भी कहा गया कि क्या कहते हैं वो मानसिक रोगी है जिसने भी आतंकवाद फैलाया। उसके बाद से अभी आप कहते हैं कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। सर, इन सारे लोगों को कुछ पंक्तियां मेरी उसके माध्यम से मैं एक जवाब देना चाहूंगा। साथ रहो तो सबसे बेहतर मौन रहो, आभारी हैं। सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है। सच कितना बोला जाए, अब गूंगे बता रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। बहुत शानदार। मतलब सही है, बताइए, जवाब दीजिए इस कविता का। मैं ये कहना चाहता हूं
कि मुख खोलने से पहले आंखें खोलिए और आंखें खोल के पढ़िए खुले दिमाग से, तब आपको पता चलेगा कि ये चकाचौंध रोशनी के पीछे कितना बड़ा अंधेरा होता है, ये तब अंदाजा होगा आपको। नहीं, आपको लग रहा है इनकी आंखें बंद है। संबित पात्रा, आंखें खोलने की जरूरत है। कि तेज रोशनी में आंखें चुनिया जाती हैं जी, नॉर्मल रोशनी में। तो आपको लगता है कश्मीर फाइल तेज रोशनी है? एक सेकंड हो जाए। कश्मीर फाइल तेज रोशनी है, आपको लग रहा है कि मुर्तजा बासी तेज रोशनी है? आपको लग रहा है कि करौली में जो पत्थर चले हिंदू शोभा यात्रा पे वो सब तेज रोशनी है? जो 8 साल से इस मुल्क में हो रहा है वो बहुत तेज रोशनी। अच्छा, मैं शुरू से यही कह रहा हूं। आप सर शांत रहिए ना, आप जवाब देंगे ना, मंच पे संबित पात्रा है ना। नहीं, सही कहा इन्होंने, 8 साल से तो बहुत तेज रोशनी है इस देश में, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर मैं अमीश भाई आपको आज धन्यवाद करूंगा कि मैंने प्रथम पंक्ति पे ये दोनों नौजवान, और खास करके 18 वर्ष का, मैं आपका नाम नहीं जानता, कि जो नौजवान बैठा है ये होनहार है और ये हिंदुस्तान के भविष्य को दिखाता है। ये कहना कि इन्होंने किताब पढ़ी कि नहीं, वो समय देखा नहीं, देखिए मैंने अपनी दादी की दादी को देखा नहीं है, उसका अर्थ ये नहीं होता कि मेरी दादी की दादी डिड नॉट एग्जिस्ट। वो थी, मेरी दादी की दादी थी। ठीक उसी प्रकार ये 18 साल के हैं, इन्होंने कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया वो नहीं देखा है। उसका अर्थ इन्होंने कहा कि ये वेरीफाई कैसे होगा? अरे वेरीफाई करने वाले लोग मौजूद हैं, इनके टीवी चैनल्स पे आई हैं वो महिलाएं जिनके साथ बलात्कार का अटेम्प्ट हुआ, उनमें से एक महिला उस कोने पे बैठी थी, मैंने अपने घर में टीवी पे देखा। उस महिला ने कहा कि मेरे ताऊ जी ने कहा कि बेटी अगर तुम लोगों का रेप भी हो जाए तो ज्यादा चिल्लाना नहीं, वरना घर के बाकी लोगों को मार देंगे। और न जाने कितनी बेटियों के साथ ये हुआ। गिरिजा टिक्कू वो हकीकत है, वो प्रोपेगेंडा नहीं है। नीलकांत गंजू हकीकत है, वो प्रोपेगेंडा नहीं है। फॉर गॉड सेक, आपने जलाया जले पे नमक छिड़क रहे हैं ये कह के कि ये सारे लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये तेज रोशनी है, धिक्कार है, शर्मनाक। ठीक है, मेरे साथ एक महिला है जो प्रिंसिपल थी, है एक स्कूल के थी, और या है मेरी जानकारी में, जो जानकारी है मैं उनके पास भी चलूंगा। एक सेकंड में उनके पास चले जाता हूं। जवाब देना है, क्योंकि आप कुछ कहना चाहती हैं। जी, मुझे याद है 3 वर्ष पहले मैं इसी चैनल पर आई थी, तब मैं जब पढ़ाती थी उस समय मेरे साथ जो स्टाफ था वो कश्मीरी स्टाफ था। उनको जब मैं रोते हुए देखती थी, शायद उस समय मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे जिस समय यहाँ पर, तो मैं बताना चाहूँगी कि वो जब उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, वो जैसी जिस अवस्था में थी रातों रात घर से भागी है। उन्होंने रास्ता ढूंढा कि हमें कहाँ पर शरण मिलेगी, कहाँ हमारा योजना के अनुसार हम जा सकते हैं। ये सोचिए, ये कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार और यहाँ बोला जा रहा है प्रोपेगेंडा, उस पे हंसा जा रहा है। मतलब क्या आपको नहीं लगता अंसार रजा आप ये नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि 32 साल के बाद, उसको बोलिए ना, 32 साल के बाद आप फिल्म दिखा के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और सोल्यूशन नहीं दे रहे। उनके जख्मों पे नमक आप छिड़क रहे हैं, क्या आप उन्हें वापस नहीं भेज रहे? उनकी समस्या को हल नहीं कर रहे। रोजाना उससे बात करते हैं, उस पे पैसा कमाते हैं फिल्म बना के, और उनके सर एक सेकंड बुजुर्ग आदमी है, इनकी सुन लो। आप बच्चे से पूछ रहे थे आपने किताब पढ़ी है या पिक्चर देखी है? चाहे बच्चा इतना हो पिक्चर ही देखे, आप किसी को किताब पढ़ते हुए हिस्ट्री दिखाई किसी ने आपको? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 80 साल है। मुझे मालूम है 47 में क्या हुआ था। मैं हिस्ट्री पढ़ा हुआ हूं, सबको देखा मैंने। वो हिस्ट्री आज का है कहां? हिस्ट्री वो मुस्लिम हिस्ट्री है, इंग्लिश हिस्ट्री है, बस वो बाकी हिस्ट्री कहां गई? वो कह रहे हैं मैंने 47 देखी है। सवाल है कि हिंदुओं की हिस्ट्री कहां है? हिंदुओं की हिस्ट्री कहां है? वहां मुस्लिम हिस्ट्री है, इंग्लिश हिस्ट्री है, बाकी कहां है? वो तो हिंदू मुस्लिम हिस्ट्री तो नहीं है, वो तो भारत की हिस्ट्री है। भारत ठीक है अंसार, वो तो बन गई भारत की हिस्ट्री, पहले क्यों नहीं थी? ठीक है अच्छा ठीक है एक सेकेंड अंसार रजा भी जवाब देंगे। आपकी आंखें खुली कुछ? मेरे चश्मे के गिलास वाइट हैं तो आपको भी दिख रहा होगा। मैं कहा आंखें, चश्मे के पीछे आंखें होती है, वो खुली। मैं वही तो कह रहा हूं, तो आपको दिख रहा होगा ना कि खुली हैं कि बंद है। मैं एक बात कहना चाहता हूं डॉक्टर संबित पात्रा से, देखिए अब कश्मीरी पंडितों को वहां ले जाकर के किस तारीख से बसाया जाएगा? अरे दंगा बंद करिए ना, जवाब दे रहा हूं। अरे करौली में तो बसे हुए थे, उनको उधर के पत्थर चलाए। ठीक है, मैं आपको मौका देता हूं, संबित बोलिए आप 30 सेकंड। ये आतंकवादी हमले बंद करे, बसाया दिए जाए। ये इस तरह के नैरेटिव फैलाते हैं चैनल पे आकर के। ये इनको बोल रहा हूं क्या? ये हर कुछ अपने देखो, आप को जालिम, अब सुन लो, अपने आप को इससे बड़ा आतंकवादी। झूठ और क्या होगा? बताइए, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? क्या होगा? ये तो मैडम इनको डांट के सही गई थी, बेकार का मैडम को आपने भेज दिया। चलिए अब ओके, उनका हशर देख लिया आपने, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर दिया मैडम का आपने? नहीं देखिए इस तरह की नहीं एक सेकंड
क्या नहीं, आपने मैडम का क्या कर दिया इस तरफ कि आतंकवादी भाषा नहीं, आप मैडम को धमका क्यों रहे हैं? एक महिला यहाँ आई, उनका हशर क्या कर दिया आपने? वाह, आपने टोका क्या कर दिया आपने? अच्छा ठीक है, क्या कर दिया उनका? सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हिंदुस्तान वर्ड में प्रॉब्लम है। जिस दिन हम हिंदुस्तान को इंडिया बोलने लगे ना, आधी लोगों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि काफी लोगों को लगता है हिंदुस्तान जो हिंदू वाला वर्ड है, लोगों को लगता है कि उसको हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं। काफी लोगों को ये प्रॉब्लम है। ऑफिशियली मैं बाहर गया हूँ, लोगों ने स्पेशली हिंदुस्तान क्यों बोल रहे हैं, इंडिया क्यों? क्या बोला जाए? हिंदुस्तान को क्या बोला जाए? सर मैं नहीं बोल रहा हिंदुस्तान को क्या बोला जाए, मेरा कि हमारे को सोच चेंज करनी है। तो मतलब हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बोलने के अगर नहीं बोलेंगे तो सोच बदल जाएगी। ठीक, ऑफिशियली वी आर इन्होंने भी इंडिया। ठीक है, संबित पात्रा से सवाल पूछा गया, संबित पात्रा से सवाल पूछा गया, मेरे से सवाल पूछा गया। रहमानी साहब ने भी कहा कि भारत दैट इज इंडिया, हिंदुस्तान है ही नहीं। वो देवदास मूवी मैंने देखा था, उसमें एक डायलॉग था ना, आज कह रहे हैं घर से निकल जाओ, कल कह रहे हैं दुनिया से चले जाओ। यही होता है। हिंदुस्तान जो अनादिकाल से हिंदुस्तान था, जो भारत था, आज इन्होंने कहा हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए, कल कहेंगे इसका नाम भारत नहीं होना चाहिए, परसों अब तो लग ही रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो ये नारे लग ही रहे हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद यही नहीं हो पाया था डिबेट में। मैं 10 सेकंड बोल सकता सवाल हूं उनसे तो जवाब आप कहां जवाब दिया उन्होंने हमारी बात का? जब वो जवाब दे रहे हैं तो हमारी बात का जवाब कहां दिया उन्होंने? ये अमीश भाई, ये इस प्रकार के दंगे जी आखिरी दौर है, प्लीज बोलिए संबित। देखिए एक बात कान खोल के सुन लीजिए, चाहे रहमानी जैसे करोड़ लोग आके कहे हिंदुस्तान का नाम बदल दिया जाए, मोदी जी के होते हुए हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान हटेगा नहीं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। कहने से नहीं होता। जी जी, एक आप कान खोल के सुनिए। एक सेकंड ठीक है, संबित बोलिए, आप बोलिए, संबित बोलिए, मैं आपके बता रहा हूँ आपका सवाल लेने के लिए। सब लोगों से संबित आप बोलिए। चाहते हैं एक सेकंड, संविधान बदला जाए? ना संविधान बदला जा रहा है ना बदला गया है। संविधान एक ही बार बदला गया था जब इमरजेंसी लगी थी। एक सेकंड, संविधान बदला गया था, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तब बदला था संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाना चाहिए। मैं आज हटाइए, लाइए ना, प्लीज दंगा बंद कराइए। दंगा तो करेंगे, क्या बिहेवियर दंगा क्यों करेंगे? आप जैसे करेंगे भारत को तोड़ेंगे, आप जैसे दंगा तो करेंगे, ये भारत को तोड़ रहे हैं। आप कह धंगा करेंगे, धमकी मत दीजिए, ये मारने की धमकी मत दीजिए। दंगा क्यों करेंगे? नहीं, एक सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बदलने की बात बोला है। आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन भारत कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान आप इसे मामूली बात, ठीक है, नहीं आप इसे मामूली बात, नहीं मामूली बात नहीं। आपने बोला मैं दंगा करूंगा, आपने बोला मैं दंगा करूंगा, यही बोल रहे मारेंगे, ही बोल रहे थे। जनता को भड़का रहे हैं। आप इस देश के दस्तूर के खिलाफ सर भड़का कौन रहा है वो पता लग रहा है। ये भड़का कौन रहा है? ओके। देखिए भारत का अर्थ आज हम सबको जानना चाहिए। भा, आभा, प्रभा। आप देखिए माँ सरस्वती को भी भारती कहते हैं, ये हंसने का विषय नहीं है। माँ सरस्वती हमारी देवी है। बिल्कुल है साहब, कौन इनकार कर रहा है? तो हंस क्यों रहे हैं उस पे? आपके बातों पे हंस रहा हूँ कि जिसका जवाब देना चाहिए वो नहीं दे रहा। एक सेकंड साहब, मैं माँ के बारे में बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान रहेगा, भारत रहेगा, इंडिया रहेगा। आप मत बताइए, तीनों रहेंगे। एक सेकंड रुकिए। भा का अर्थ होता है आभा, प्रभा, ज्योति, तभी सरस्वती को भारती कहते हैं। जो देश, जिस देश का कण कण भा और आभा से, प्रकाश से दैदीप्यमान हो, वह भूमिखंड भारत है। ये भारत है, ये हिंदुस्तान भी है। ये लाख कोशिश कर ले कि हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान न रहे, हिंदुस्तान ही रहेगा। ये कान खोल के सुन। आप हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों हैं? हिंदुस्तान, यस ही इज हिंदुस्तान के खिलाफ है। ये देशद्रोही हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान के खिलाफ है। आज प्रूव हो गया। दस आई रेस्ट माय केस माय लॉर्ड। ये देशद्रोही हैं, ये हिंदुस्तान के खिलाफ है। हिंदुस्तान के खिलाफ, ये मैं युवा पीढ़ी से जानना चाहता हूँ। उसमें हिंदुस्तान लिखा है। हिंदुस्तान नाम रहना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? हिंदुस्तान नाम नहीं, एक शान है। हिंदुस्तान नाम नहीं, शान है। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर ये लड़ाई करने से कुछ होगा नहीं, ये हमसे भी पहले से बसा हुआ है हिंदुस्तान हमारा। हमारे पुरखों ने ये जंग लड़ी है, उनको पता है जो दर्द आजादी की लड़ा गया है। बहुत बढ़िया। तो लड़ाई करने से कुछ फायदा नहीं। हिंदुस्तान था, है और रहेगा। हिंदुस्तान था, है और रहेगा। देखिए हिंदुस्तान सिर्फ नाम नहीं है, भावना है। नहीं, भावना है, इमोशन है। की बात की है
मैं इसी आपने बोला मैं हिंदुस्तान के खिलाफ हूं, इसी मंच पे बोला आपने। ओके, अंसार रजा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात को रखिए। एक बात कह दूं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब क्या कह रहे हैं, डॉक्टर संबित पात्रा साहब क्या कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं हिंदुस्तान नाम रहेगा, आप दोनों बोल रहे हैं हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये बोलने तो दीजिए, हद कर दिया यार। क्या हद कर दी, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अभी बोलने तो दो, अभी बोलने हमें नहीं दे रहे थे। तो मैं एक बात बता दूं, जी जी, मुझे तीनों नाम पसंद है। वाह, कमाल, थैंक यू, कमाल हो मुझे गया। तीनों नाम पसंद है, इतना बड़ा हमारे देश का नाम जितना रोशन हो उतना भी है। मैं आपसे करता हूं शुरुआत, मौलाना अंसार रजा, 30 सेकंड के अंदर, आखिरी दौर है बिल्कुल 30 सेकंड में। क्या आपको लगता है कि कुछ लोग इस देश में सेकुलर झंडा लगाकर, पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनल एजेंडा चला रही है? बिल्कुल चला रहे हैं। आपको उनको नेम और शेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो सब पूरी, देखिए हिंदुस्तान की पब्लिक बेवकूफ नहीं, वो सब जानती है। वो हार रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, सही कहा। नाई के बाल सब सामने गिरेंगे, नाई के बाद सब सामने गिरेंगे। तो गिर गए 5 चुनावों में, मैं क्या कह रहा गिर गए सामने। मैंने आपने 30 सेकंड का वक्त दिया, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। ठीक है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो तस्लीम रहमानी 30 सेकंड आपके। सेकुलर झंडे के तहत आप भी कम्युनल एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि 25 लाख लोगों को आप भी लेके जा रहे थे बाबरी मस्जिद पे, याद है आपको? लेके जा रहा था, वो भी स्कोटेड स्टेटमेंट था। लेकिन इस देश में कम्युनल एजेंडा चलाने वालों की उम्रें हमेशा मुख्तसर रही है, ये भी मुख्तसर है। दुश्मनी का सफर, एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। भारत था, भारत है, भारत चलेगा। तुम्हारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 2029 तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं है। 30 सेकंड, संबित पात्रा, लास्ट वर्ड। देखिए, आज के इस डिबेट में झकझोर देने वाला विषय यह रहा कि एक पैनलिस्ट ने कहा कि हिंदुस्तान नाम हटा देना चाहिए, कल कहेंगे भारत नाम हटा देना चाहिए, और कह रहे हैं कि सरिया आना चाहिए। बस यही तो हो रहा है, इसी के खिलाफ हम खड़े हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हिंदुस्तान एक भावना है, सिर्फ नाम नहीं है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।